विशेष सीमा पे करा रहे थे, शायद प्रतिबल करा रहे थे, कुछ प्रतिबल विकृति करा दिए थे। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, हुक का नियम। हुक का नियम, हुक का नियम। ठीक है, अब देखिए हुक के नियम की अगर बात करेंगे तो पहले सुन लीजिए, आराम से लिखिएगा। हुक का नियम आपको बता चुके हैं कि प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, विकृति के समानुपाती होता है। लेकिन अगर कहीं बुक में देखेंगे आप तो परिभाषा थोड़ी सी चेंज लिखी होगी, लिखा यही होगा लेकिन वहाँ लिखा होगा विरूपक बल की सीमा, या विरूपक बल छोटा लिया जाए या लघु विरूपक बल लिया जाए तब ये। तो आप चाहें तो वो शब्द लिखें, चाहे तो ये लिख सकते हैं आप कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, अगर प्रत्यास्थता की सीमा क्रॉस कर गई, ठीक है, अगर उसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी एक्सीड कर गई, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम लिमिट खींच देंगे तब तो भैया उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर तो खींच दिया हमने तो क्या हो गया, प्रत्यास्थता खत्म हो गई उसमें, फिर तो ना तो प्रतिबल ना तो विकृत, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, परमानेंट विकृत हो जाएगी, यानी वो वापस लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए जब लिखते हैं परिभाषा तो उसमें ये शब्द अक्सर जोड़ दिया जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, मतलब प्रत्यास्थता के लिमिट के अंदर ही रखना है। अगर आपने लिमिट एक्सीड कर दी तो सीधी बात है, लिमिट जैसे एक्सीड करोगे आप, लिमिट को जैसे ही आप पार कर दोगे वो क्या हो जाएगा, ठीक है, परमानेंट, उसमें यानी स्ट्रेचिंग जो होगी वो परमानेंट आ जाएगी, समझ रहे हैं, फिर वो वापस लौट कर नहीं आएगी, मतलब वो पदार्थ इलास्टिक बचेगा ही नहीं, प्रत्यास्थ पदार्थ ही नहीं बचा। तो जब प्रत्यास्थ बचा नहीं तो प्रत्यास्थता का गुण नहीं बचा तो फिर विकृत और इसकी बात हम कहाँ कर पाएंगे। ये बात प्रत्यास्थता, हम अभी उपग्रहों की गति वाला पढ़ा रहे थे, उसमें हम प्रत्यास्थता नहीं लगाने लगे। हुक का नियम क्यों, क्योंकि हर जगह नहीं लग रहा है भाई, वो कहाँ रहा है, वो सिर्फ इसी चीज पर लग रहा है ना कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर। तो पहली चीज यही है कि लिमिट ऑफ प्रतिबल क्या है, विकृति के समानुपाती है, जिस हिसाब से उसमें बल उस हिसाब से विकृति हो रही है। इस पर कम बल लगाएंगे कम परिवर्तन होगा, ज्यादा बल लगाएंगे ज्यादा परिवर्तन होगा। तो जिस हिसाब से बल लगाते जा रहे हैं प्रतिबल, उस हिसाब से अगर इसमें क्या होती जा रही है, विकृति होती जा रही है, तो हम कह देंगे प्रतिबल विकृति के क्या है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब यही होता है कि हम एक चीज में परिवर्तन करें और दूसरी चीज में उसी रेशियो में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसमें लिखिए, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। अर्थात प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात, अर्थात प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात, अर्थात प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अब जरा देख लीजिए, प्रत्यास्थता की लिमिट के भीतर अगर आप लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी लगा रहे हैं, यानी प्रत्यास्थता की लिमिट के भीतर अगर आप कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, प्रतिबल सदैव किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रतिबल, ठीक है, प्रोपोर्शनल है काहे के, विकृति के। प्रतिबल सदैव काहे के प्रोपोर्शनल है, विकृति के है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या करेंगे, कोई नियतांक लगाएंगे, यानी प्रतिबल
बराबर ई इंटू विकृति, यही तो। ई को क्या कर दें, ठीक है, यहीं रखें, विकृति को इधर भेज दें, तो फार्मूला हमारा क्या निकल कर आएगा, ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, यानी ई बराबर निकल कर आएगा प्रतिबल बटे विकृति, यानी प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसको लिख लीजिए जरा, प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति, या प्रतिबल समानुपाती विकृति। इतना उतार लीजिए। ये कर लिया, आगे लिखिए। जहां ई एक नियतांक है, जहां ई एक नियतांक है जिसे, जहां ई एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जहां ई एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिस पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता गुणांक, जिस पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होगा, जिस पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होगा वह वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होगी। ठीक है, क्या अधिक प्रत्यास्थ होगी। अब देखिए जरा इसको समझ लेते हैं कि विकृतियों के आधार पर जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो कितने तरह के होते हैं। अगर प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो प्रत्यास्थता गुणांक आपको 3 तरह के होते हैं। पहला होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। दूसरा होता है दृढ़ता गुणांक, ठीक है, बल्क मॉडुलस। अगर बात करते हैं, यानी कहने का मतलब है, एक है आपका, अगर विकृति के आधार पर बात करें तो देखिए जरा, विकृति से मतलब क्या है, परिवर्तन से है। अब विकृतियां कितने तरह की हो सकती हैं। विकृतियों की अगर आप बात करेंगे तो भैया या तो इस तरह की कोई चीज है, अगर इस तरह की कोई चीज है तो उसको अगर खींचेंगे या दबाएंगे तो क्या होगा, केवल लंबाई में ही तो परिवर्तन होगा भाई। क्या होगा, केवल काय में परिवर्तन होगा, केवल और केवल लंबाई में परिवर्तन होगा। अगर केवल लंबाई में परिवर्तन हो रहा है मतलब विकृति अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य का मतलब है जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ परिवर्तन हो रहा है, चाहे ऐसे दबा रहे हो तब भी उसी दिशा में तो दबा रहे हैं और उसी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। चाहे लटक जाए, इसमें अगर लटक जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा ये। तो हमारा बल किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और परिवर्तन किधर है, नीचे की तरफ है। तो इसको क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य कहते हैं, ठीक है, लीनियर। तो आप सीधे कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य है तो अगर अनुदैर्ध्य विकृति है तो जो आपका गुणांक लगेगा, प्रत्यास्थता गुणांक लगेगा, उसको हम क्या कह देंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कह देंगे, ठीक है। अगर कोई वस्तु ले ली है, अगर ये लंबाई वाला कुछ ले लिया है तो ऐसा है, अगर आपने कोई वस्तु ले ली है, उसके आयतन में कोई परिवर्तन कर दिया है, ठीक है, क्या कर दिया है, उसके आयतन में हमने खींचा और उसका पूरा आयतन प्रभावित हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, जो कुछ भी था उसका सारा का सारा परिवर्तन हो गया, तो हम कह देंगे कि वो गुणांक कौन सा है, आपका बल्क मॉडुलस है, यानी आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक है। समझ रहे हैं। और अगर अपरूपण विकृति हो गई है, अपरूपण विकृति का मतलब है जैसे यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा है, समझ रहे हैं,
इतना बड़ा सा, हम क्या करते हैं इस पर धक्का लगाना शुरू करें, धक्का लगाना शुरू करें तो नीचे की स्थितियां फिक्स हैं, तो क्या होगा ऊपर का कुछ ऐसा करिए। ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, ये आपका क्या है एक बॉक्स बना हुआ है। अब क्या करते हैं, ये आपका एक बॉक्स है, अब अगर हम इस पे विरूपण कर दें, हम इस पे क्या कर दें, हमने इस स्थिति को फिक्स कर रखा है, अगर इस पर हम धक्का दे दें, अगर हम धक्का दे दें तो देखिए क्या कंडीशन आएगी, कुछ कंडीशन, अगर इधर को धक्का देंगे तो कुछ ऐसे भागेगा, अगर इधर को धक्का देंगे तो ये वाली लाइन सीधे ना रहकर क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, ये वाली लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे कुछ इस तरह का ही तो बनेगा जाके भाई, ऐसे ऐसे कुछ आपका जो ब्लॉक होगा वो क्या रह जाएगा, जैसे जैसे पहले था उस तरह से ऐसे ऐसे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कुछ इस तरह का हो गया, यही तो हो गया, यानी पहले क्या था सीधा था कुछ टेढ़ा हो गया। इमेजिन करिए कि कोई डिब्बा रखा हो खूब मजबूत हो, ठीक है, खूब सामान भरा हो, आप धक्का का फाइबर वाला या गत्ता होगा है, ठीक है, कागज वाले का सामान खूब भरा हो, आप उसको धक्का देना शुरू करिए तो कभी कभार धक्का देते हैं तो क्या होता है, मतलब ऊपर का ही नीचे का रखा रखा रहेगा। वो घटना क्या है, आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, यानी दृढ़ता गुणांक है। क्लियर हो गए तीनों, बस यही 3 गुणांक है जो आपको लिखने हैं और पूछे भी यही जाने हैं। यानी आपका एक क्या हो गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। दूसरा हो गया आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, यानी अगर बात करें तो बल्क मॉडुलस, और तीसरे की बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता गुणांक। 2 ऐसे हैं जिसमें क्या हो रहा है, लीनियर चेंज हो रहा है, लीनियर चेंज हो रहा है, या ठीक है आप कहते हैं वॉल्यूम की दिशा में हो रहा है, मतलब या तो ऐसे या अगर हम दबाएंगे वो दबाएंगे तो क्या हो रहा है, उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तीसरी में एक एक्सिस गड़बड़ा नहीं रही है, उसका आकार डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, बस उसका एंगल गड़बड़ा रहा है। पहले क्या था 90 डिग्री पर था, हमने विरूपक प्रतिबल लगा दिया, ठीक है, अब वो क्या हो गया, उसका नीचे का सरफेस फिक्स रहा, ऊपर का सरफेस क्या हो गया, किसी ना किसी तरफ बढ़ गया, तो इसको हम क्या कह देते हैं, दृढ़ता गुणांक कह देते हैं। क्लियर है। अब अगर हम यंग मॉडुलस की बात करेंगे, हेडिंग डालीजिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो पहले परिभाषा लिख ले, अच्छा तब समझे, चलिए लिख लीजिए परिभाषा तब समझाते हैं आप। लिखिए, लघु विकृतियों के भीतर, लघु विकृत के लिए, लघु विकृति के लिए यानी जब विकृति कम हो, अगर विकृति ज्यादा होगी तो ठीक ही आएगा, पता चला आपने तार खींचा है, देख लीजिए चित्र बना दें, यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या किया, तार बनाया, ठीक है, ये आपका इस तरह से क्लैंप है कोई, यहाँ से हमने क्या कर दिया, कोई तार लटका दिया, ये हमने क्या कर दिया, इसका एक तार लटका दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर बल लगा दें, प्रतिबल लगा दें, इस पर बल लगा देंगे तो क्या होगा, खींचेगा तो क्या होगा, इसकी लंबाई कुछ पतली होगी कि नहीं होगी, लंबाई कुछ कम होगी, और ये क्या होगा, कुछ इसकी लंबाई यहाँ तक आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, इस तरह का कुछ होगा। यानी ये जो परिवर्तन आपका हो गया, ये कितना हो गया, डेल्टा एल हो गया, और टोटल लंबाई कितनी थी आपकी, एल थी, यानी एल के सापेक्ष कितना, डेल्टा एल होगा। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल वृत्त होगा, परिच्छेद क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। द्रव्यमान इस पर नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, भार कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है। अब हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने वो प्रोसेस किया है, ठीक है, तो वो आपको पॉइंट का हुआ था, हमने इस पर नीचे की तरफ बल लगा दिया, नीचे की तरफ बल लगा दिया, थोड़ा सा खिंच जाएगा, तो ये प्रोसेस तो बहुत बार किए होंगे आपने, कोई नया सिद्धांत नहीं है। जब खींचा होगा तो देखा होगा तार पतला हो जाता है, तो यहाँ पर तार कुछ पतला हो गया, लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, तो लंबाई कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल की लंबाई उसकी बढ़ गई, तो हमारे को लंबाई कितनी हो गई, बढ़ कितनी है, क्षेत्रफल आपका इसका कितना हो गया, स्क्वायर लंबाई बढ़ गई तो कितना हो गया, के बराबर लग रहा था। ये कंडीशन है। अब यहाँ से बात करें कि अगर हम क्या करेंगे, ये भी विकृति के लिए विकृति थोड़ी होती है, विकृत लंबाई से विकृति कर दो, समझ रहे हैं, लंबाई इतनी बड़ी उसकी खींच के प्रत्यास्थता की लिमिट एक्सीड कर देगी, तो आपकी क्या है, प्रत्यास्थ ही नहीं रह जाएगी,
समझ रहे हैं? तो क्या होगी, प्रत्यास्थ ही नहीं रह जाएगी। जब आपने सीमा पार कर दी प्रत्यास्थता की तो फिर लिमिट बेकार, आपका जो भी पदार्थ है वो बेकार हो गया। इसमें दिया जाता है प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, ये आपको लिखा जाता है कि देना है देखो काम नहीं हो रहा प्रत्यास्थता के लिए, ठीक है। तो क्या है भैया, देखो ठीक है। अरे कहीं तार वार से करंट वरंट तो नहीं लग गया, बस ये देख रहे हैं करंट वरंट लग जाएगा, ठीक है। तो क्या है, कहीं भी बात कर रहे हैं तो प्रत्यास्थता की लिमिट या लघु विकृति, ठीक है, क्या बात के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, अगर इसको बात करेंगे तो लघु विकृति के लिए फार्मूला क्या है, E बराबर अभी आपने निकाला था, कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक है तो क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। अगर आप बात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक की तो कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक इसी सिद्धांत पर काम करेगा, प्रतिबल और विकृति के आधार पर काम करेगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की अगर बात करेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, ये क्या है, प्रतिबल बटे विकृति के आधार पर ही काम करेगा। विकृति कौन सी है, लंबाई वाली, तो प्रतिबल भी क्या होगा, लंबाई वाला ही तो होगा। तो आप कह सकते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति, इन दोनों का अनुपात ही आपका क्या कहलाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी यंग्स मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। यानी जो परिभाषा आप लिख रहे थे उसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा था, लघु विकृति के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लघु विकृति के लिए आगे लिखिएगा अनुदैर्घ्य प्रतिबल, ये लिखा हुआ है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसको जो उधर चित्र बना हुआ है उसको बना लें। तो यहाँ बैठा गया है, पढ़ना चाह रहा है चला। कर लिया, अब लिखिए, माना कोई तार, माना कोई तार जिसकी लंबाई L है, माना कोई तार जिसकी लंबाई L है व त्रिज्या स्मॉल r है, माना कोई तार जिसकी लंबाई L तथा त्रिज्या स्मॉल r है, इस पर कोई भार mg लटकाया जाता है, इस पर कोई भार mg लटकाया जाता है, इस पर कोई भार mg लटकाया जाता है, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L हो जाता है, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L हो जाता है, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L हो जाता है। अतः
ठीक है, पहले प्रतिबल निकाल लें। देखिए, अतः अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, पहले दोनों चीज़ें अलग अलग निकाल लें, फिर यहाँ पे रख लेंगे हम। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालें, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या होगा, बल बटे, ठीक है, क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से देखें, बल कितना लगा है, mg के बराबर लगा है। क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। यानी जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल था वो कितना आ गया, mg अपान पाई आर स्क्वायर। अब क्या कर लें हम, अनुदैर्ध्य विकृत ज्ञात कर लें। तो यहाँ से अगर अनुदैर्ध्य विकृत ज्ञात कर लें, अनुदैर्ध्य विकृति अगर हम ज्ञात कर लें, तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या आएगी, यहाँ से प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन, यही तो होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये आपका हो गया। ठीक है, अब अगर इसकी बात कर देंगे तो अब क्या कर दें, क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपान एल हो जाएगा। अब हम क्या कर दें, इन दोनों चीज़ों को y वाले फार्मूले में रख दें। तो जब y वाले फार्मूले में रखेंगे तो देखिए क्या जनरेट होगा, y बराबर आपका जनरेट होगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे विकृत। यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो प्रतिबल का मान कितना है, mg अपान पाई आर स्क्वायर, और विकृत का मान कितना है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। तो अगर इसको एक साथ रखेंगे तो भैया y बराबर क्या आएगा आपका, mg, l ऊपर चला जाएगा, और अपान पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ये चीज़ निकल कर आएगी। कर लीजिए इसको जरा। कर लीजिए। नमस्ते। आगे लिखिएगा, केवल ठोसों में ही पाया जाता है, या ठोसों का अभिलक्षणिक गुण होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक केवल ठोसों में ही पाया जाता है, या ठोसों का अभिलाक्षणिक गुण होता है।
यह ठोसों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, अगली हेडिंग लिख लीजिए, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। अगली हेडिंग है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, तो परिभाषा इसको लिख लीजिए, आगे अगले दिन करा देंगे। परिभाषा लिखिए जरा। लघु विकृति के लिए, लघु विकृति के लिए अभिलंब प्रतिबल, लघु विकृति के लिए अविलंब प्रतिबल तथा आयतनात्मक विकृति, अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति, अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी लिखना है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, अविलंब प्रतिबल क्या होता है, P होता है आपका, P, और आयतन विकृति में क्या है, डेल्टा V अपान V। बस P डेल्टा V अपान V करोगे तो P इंटू V अपान डेल्टा V ये आएगा, ये आपका क्या होगा, आयतनात्मक विकृति होगी। फिर इसके बाद इसमें आ जाएगा दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक में क्या है भाई, एंगल वाला है कि हम एंगल पर बल लगा रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी। फिर एक कंडीशन होगी कि सिद्ध करें कि स्टील रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ है, जो आपको कारण बताया है कि स्टील क्या होती है, ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। यहाँ कभी मौखिक कारण बता दिया है कि उसमें दबाव आपको देखते हैं तो ये बढ़ते नहीं है, लेकिन अगर वास्तविकता में तो बढ़ते हैं, लेकिन जो उसमें परिवर्तन हो रहा है वो इतनी जल्दी अपने आप को रिकवर कर रहा है कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये तो सिर्फ, ठीक है, आप कहने का मतलब है बोलने का वो हो गया, स्टेटमेंट हो गया कि ऐसा ऐसा होता है। हमें सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि भाई प्रत्यास्थ ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगले दिन सिद्ध करेंगे कि रबर कम प्रत्यास्थ है, ठीक है, स्टील से। तो उसमें कुछ खास नहीं होगा, ये चीज़ है, ये mg अपान पाई आर स्क्वायर, दूसरे में भी mg अपान पाई आर स्क्वायर बराबर दोनों के लिए। ये पता है जब खींचेंगे तो रबर ज़्यादा खींचेंगे, रबर में डेल्टा एल का मान होगा, दूसरे वाले में डेल्टा एल का मान कम होगा। जब मान रखेंगे दोनों के लिए वाई एस और वाई आर, ठीक है, स्टील और रबर के लिए तो वहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि भाई स्टील क्या है, ज़्यादा प्रत्यास्थ है, और रबर क्या है आपके लिए, कम प्रत्यास्थ है। ठीक है, चलिए बस को आगे अवलोकन करा देंगे। ठीक है, तो निकाल लीजिए।